डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए बिना देरी करते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, मकतब का संबंध है। मकतब का संबंध है। ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा से। मकतब का जो संबंध है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से। अब आप सोच रहे होंगे मकतब शब्द क्या है। मकतब एक मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित एक शब्द है मकतब, और मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, मिडेवियल। ठीक है, जो मिडिवल टाइम था हमारा मध्यकालीन भारत, उस टाइम की शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, उसी से संबंधित है ये मकतब शब्द। जो मकतब शब्द है वो अरबी भाषा के कुतुब से बना है। किससे बना है? अरबी भाषा के कुतुब से, और जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। अरबी भाषा के कुतुब से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? उसने लिखा। अतः मकतब वह स्थान थे जहां पर लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। ठीक है, मकतब वह स्थान थे जहां पर लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, और ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ये किसी न किसी मस्जिद से संबद्ध थे, मतलब किसी न किसी मस्जिद से यो संबंधित थे। ठीक है, किसी न किसी मस्जिद से संबंधित थे। ठीक है, और एक शिक्षकीय होते थे। कैसे होते थे? एक शिक्षकीय, मतलब वहां पर जो होता था सिर्फ एक टीचर होता था पढ़ाने वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे की ओर सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नीचे की ओर सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दिया गया है, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन पर की समस्या पर ध्यान दिया था? कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था? देखिए कुछ इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उनको लर्न कर लेना है, और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रतिभा पलायन मतलब कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, पलायन करता है कि मतलब कि वहां से चले जाना है ना। पलायन करते हैं मतलब कि वो जो प्रतिभा है वो हमारे स्कूलों से चली नहीं जाए, है ना। जो प्रतिभा है हमारे स्कूलों से वो चली नहीं जाए, उस पर सबसे पहले जो ध्यान दिया था वो दिया था भारतीय शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो देखिए 3 विश्वविद्यालय जो 1857 में स्थापित किए गए थे, 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूं, आप उन्हें नोट डाउन कर लें। ऑप्शन ए कलकत्ता, हाँ ठीक है। ऑप्शन बी बंबई, ठीक है। और ऑप्शन सी दिल्ली नहीं, ऑप्शन सी दिल्ली नहीं था। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कलकत्ता भी था, बंबई भी था और मद्रास भी था। ठीक है, 1857 में। ठीक है, ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कहां कहां पर? कलकत्ता में और बंबई में और मद्रास में, दिल्ली में नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए अरे अभी आपको बिल्कुल जस्ट अपनी क्वेश्चन देखा आपने। ठीक है, किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, मैंने अभी आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया था, तो वो दिया था कोठारी आयोग ने। जो 10+2+3 शैक्षिक संरचना का जो सुझाव दिया था वो दिया था कोठारी आयोग ने
ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कोठारी आयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है, वीडियो में, कोठारी आयोग के बारे में, ठीक है। तो कोठारी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है। 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी तथा कोठारी आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वो की थी 1966 में। कब की थी? 1966 में, ठीक है। 1966 में क्या की थी? रिपोर्ट, ठीक है। और उस रिपोर्ट का नाम था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। और कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके बारे में मैंने कोठारी आयोग के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एग्जामों में ये बहुत ज्यादा आता है, तो इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करें, ठीक है। तो वर्धा योजना, ठीक है। तो वर्धा में एक वर्धा योजना, वर्धा शिक्षा सम्मेलन किया गया था, ठीक है। वर्धा एक जगह का नाम है, वहां पर जो है एक शिक्षा सम्मेलन किया जिसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। अच्छा, कब किया गया था? वो किया गया था अक्टूबर 1937 में, अक्टूबर 1937 में किया गया था, ठीक है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इसको बुनियादी शिक्षा से, बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसमें जो मुख्यतः थे वो विचार थे वो गांधी जी के विचार थे। जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था इसमें जो मुख्यतः विचार थे वो किसके थे? गांधी जी के थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको और याद रखना है, इसका जो प्रारूप था वो तैयार किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। और विचार किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या इसका उद्देश्य था, मतलब क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला सुझाव दिया गया था शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, शिक्षा हमारी मदर टंग में दी जाए, मतलब जो हम बोलते हैं जिसकी जो भाषा है उसी भाषा में शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट था शिक्षा का जीवन से संबंध हो, शिक्षा का जीवन से संबंध हो, मतलब ज्यादा सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी जाए, जो शिक्षा का जो संबंध हो मतलब हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो, हमारे लिए व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर पाए। इसीलिए उन्होंने, इसका तीसरा पॉइंट था कि जो शिक्षा है वो हस्तकला पर आधारित हो। शिक्षा कैसी हो? हस्तकला पर आधारित हो, ठीक है, ताकि बच्चों में श्रम के प्रति जो हो वो आदर भाव उत्पन्न हो सके, ताकि वो श्रम को जान पाए, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें, पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। जो बुनियादी शिक्षा थी उसमें गांधी जी ने क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था पाठ्यक्रम में गणित, सामाजिक विषय, कृषि, कताई बुनाई, विज्ञान, है ना, और भारतीय भाषा जो है, विज्ञान, भारतीय भाषा आदि शामिल हो, ठीक है। ये सारे हमारे इसमें उन्होंने कहा पाठ्यक्रम में विषय होने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1937, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोखले बिल संबंधित है, गोखले बिल संबंधित है। जो गोखले बिल है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में पेश किया था। कब किया था? 1911 में, ठीक है, 1911 में पेश किया था। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। इसमें क्या हुआ था? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित एक विधेयक पेश किया था। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित एक विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले ने पेश किया था 1911 में, और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको यशपाल समिति के बारे में बता देता हूं, ठीक है। जो यशपाल समिति थी इसके अध्यक्ष थे यशपाल, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है, यशपाल समिति। और इसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993, मतलब कि 1992-93 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो रिपोर्ट थी, इसका जो शीर्षक था, समिति का जो शीर्षक था उसका नाम था शिक्षा बिना बोझ के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के इसका शीर्षक था। किसका? यशपाल समिति का शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के।
अच्छा, इसके क्या महत्वपूर्ण सुझाव थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके सुझाव हैं जो आपको नोट डाउन जरूर करने हैं, ठीक है। तो इनका पहला सुझाव था पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में ही सुरक्षित रखा जाए। मतलब इनका कहने का मतलब था जो पाठ्य पुस्तक है उनको विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। बच्चों के लिए उनके बैग में नहीं हो, वो सब हम विद्यालय में सुरक्षित रखें और वह उन्हें हम पढ़ाएं। दूसरा था स्कूल का जो बस्ते का जो बोझ है वो कम हो, है ना, उसमें कम से कम किताबें हो, कम से कम कॉपी हो, ठीक है, उसको बोझ जो है वो काफी कम हो, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में जो गृह कार्य नहीं दिया जाए, जितना भी पढ़ाया जाए, जितना भी समझाया जाए, वो सब हमारा स्कूल में ही करा दिया जाए, उनको गृह कार्य नहीं दिया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट था पाठ्य पुस्तकों में जनसाधारण की भाषा हो। पाठ्य पुस्तकों में कैसी भाषा हो? जनसाधारण। जनसाधारण का मतलब आम बोलचाल की भाषा, जो हम बोलते हैं, है ना, मतलब जो भी उस क्षेत्र की भाषा है उसी में जो है उसकी पाठ्य पुस्तकों की भाषा वही वाली होनी चाहिए, ठीक है, आम बोलचाल वाली भाषा, ठीक है। जनसाधारण से मतलब यही है, ठीक है। और विज्ञान विषय में जो है वो प्रयोगात्मक जो पक्ष है, मतलब कि जो प्रैक्टिकल जो होता है उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये नहीं कि थ्योरी कराए जा रहे हैं और उनको प्रैक्टिकल बताना, मतलब करके सीखे, विज्ञान को क्या करें, करके सीखे, है ना। तो प्रयोगात्मक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया जाए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130, है ना। मतलब कि इसका मतलब है 1 से 30 जो है स्टूडेंट हो, 30 विद्यार्थी हो, उस पर कितने शिक्षक हो? 1 शिक्षक हो। पहले ये जो अनुपात था वो था 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। बाद में यशपाल समिति के सुझाव पर इसको 30 कर दिया गया, ठीक है, 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है, ठीक है। देखिए हमारी 3 सूची है, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें हमारी जो है कितनी सूची थी? पहले 8 सूची थी, ठीक है, बाद में कितनी बढ़ा के हो गई? 12 हो गई अनुसूची, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा सूची है उसमें क्या था? 3 सूची है, एक थी संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून संघ बनाता है, संघ सूची पर कानून संघ बनाता है, राज्य सूची पर राज्य को अधिकार होता है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है, मतलब केंद्र भी जो है कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति आएगी, ठीक है, तो उसमें जो संघ ने जो कानून बनाया है उसको वरीयता दी जाएगी, मतलब कि उसको ज्यादा माना जाएगा, वो महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। कौन सा कानून? संघ का कानून, जो संघ ने बनाया है, ठीक है। अगर ठीक है तो आपको 3 सूची है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है वो केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों। और शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसमें जो है दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, यह कथन है मोहम्मद साहब का, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का यह कथन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ऑप्शन ए 86 मतलब 86वें संविधान संशोधन, 25वां, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 51, ठीक है। किस संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार बन गई शिक्षा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो 86वां संविधान संशोधन था वो किस सन में हुआ था? वो हुआ था 2002 में, ठीक है। वो कब हुआ था? 2002 में। और किस अनुच्छेद में ये मौलिक अधिकार बना? वो बना अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 का में इसको जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में इसको जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा अनुच्छेद 21 का क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या है? मौलिक अधिकार है। अब आपको ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पर्यावरण में आपके जो पूछा जाता है ईवीएस में ये, ठीक है, टेट में पूछा जाता है कि जो है आपका जो ये मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है, संविधान के किस भाग में? तो वो है भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में? भाग 3 में। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो वो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
दूसरी बात और क्या याद रखनी है इसमें कि आपको 86वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 2002 में हुआ था। और जो मौलिक अधिकार है वो किस में जोड़ा गया था? वो 21 का में जोड़ा गया। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद से लेकर कितने तक है? ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? बोली गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देखिए मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी पहले थी 7, फिर एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सी सन में? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था पहले। ठीक है, उसको 19(1)(f) में था। कहां पर था वो? जो संपत्ति का अधिकार था वो था 19(1)(f) में, जिसको हटाकर 300 का, अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है अब। और वो अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है? वो है कानूनी अधिकार। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि निम्न में से कौन सा कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो सारे 3 तो मौलिक अधिकार दे देगा, चौथा आपको ये दे देगा, कौन सा वाला? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा राइट ऑफ फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमारे कितने हैं? अब है 6, पहले कितने थे? 7। ठीक है, कौन सा हटा दिया गया है? याद रखना है आपको, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, जो कि अब क्या है? हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने जितने भी फैक्ट हैं सारे बता दिए आपको, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने आपको सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो बिल्कुल अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21(a). ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको मिलते रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद 21(a). नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 21(a), धारा 21(a), ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, धारा 21(a). नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? देखिए सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सारे ऐसे रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, तो अनुच्छेद 21(a), ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? तो आपको याद रखना है, और इन अनुच्छेदों के बारे में पॉलिटी से रिलेटेड एक मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 31। ठीक है, अनुच्छेद 30(1). ठीक है, में हमें ये अधिकार है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? जो मिड डे मील है, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्याह्न भोजन। ठीक है, जिसे कहते हैं मध्याह्न भोजन, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप मुझसे जरूर जाने और लिख लें उसे। ठीक है, नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, तो जो मिड डे मील कार्यक्रम है वो 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब प्रारंभ किया था, तो किया गया था 15 अगस्त 1995 को इसका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों में पोषण की जो पूर्ति की जाए, है ना, जो बच्चों में पोषण की पूर्ति की जाए। ठीक है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है क्या कहते हैं बाढ़ और जो है सूखा वगैरह पड़ता रहता है, तो उनको पोषण दिया जा सके, है ना, क्योंकि आप जानते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। तो पहले हमारा क्या होना चाहिए? शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमें शरीर को पोषण मिलना चाहिए। तो बच्चों को जो पोषण की जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, जो उसकी पहली आवश्यकता है, पहले उसको आप पूरा किया जाए, उसके बाद उसको शिक्षा दी जाए। और इनका जो उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा समाज विस्तार करना नहीं, रोजगार वृद्धि करना नहीं, अध्यापकों का विकास नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नामांकन संख्या बढ़ाना, नामांकन संख्या बढ़ाना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
भारत में बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, भारत में बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में जो बाल विवाह अधिनियम है सर्वप्रथम सबसे पहले पारित किया गया था 1929 में। कब पारित किया गया था? सबसे पहले 1929 में। और इसको जो पारित किया था, मतलब जो इसके प्रस्तावक थे, उनका नाम था, आपको नाम याद रखना है, हरविलास सारदा। उनका नाम क्या था? जिन्होंने इसको प्रस्तावित किया था उनका नाम था हरविलास सारदा। ठीक है, क्या नाम था? हरविलास सारदा। इन्हीं के नाम पर इसको सारदा एक्ट कहा गया। ठीक है, सारदा एक्ट इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1929 में, 1929 में। बाद में 2006 में, ठीक है, 2006 में केंद्र सरकार ने जो सारदा एक्ट था इसको निरस्त कर दिया और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित कर दिया। कौन सा पारित कर दिया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, सारदा एक्ट को जो है वो क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। और कब किया? 2006 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, तो सर्व शिक्षा अभियान है क्या और कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, तो सर्व शिक्षा जो अभियान है, इसका जो प्रारूप है वो अक्टूबर 1998, अक्टूबर 1998 में, ठीक है, अक्टूबर 1998 में एक शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हुआ। इसका जो प्रारूप की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1998 में शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में हुई थी। और इसका जो क्रियान्वयन, मतलब जिसको शुरू किया गया, ठीक है, व्यवस्थित रूप से इसको जो शुरू किया गया, इसका जो क्रियान्वयन किया गया वो किया गया था 2001 में, 2001 में इसका क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, दो आपको पता चल गया कि इसका प्रारूप कब रखा गया? 1998 में। क्रियान्वयन कब किया गया? 2001 में। और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए बाल श्रम से, ऑप्शन बी दहेज प्रथा से, ऑप्शन सी बाल विवाह से, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा से। तो अभी मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल डिटेल में, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, आपको हमसे अगर जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।